लीजिए सर चाय। भाई कोई हिलेगा तो खोपड़ी खुल जाएगी। चलो 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 बे। चल। अरे भाई चश्मिश चल गाड़ी डिलीट करो। अरे सोच कर रहा है कर दे भाई, नहीं तो बीवी बेवा हो जाएगी थारी। चल फटाफट कर निकाल। चलो 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 चलो। नमस्कार आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस केस में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। किसी न किसी कारण से दिल्ली का नाम अखबार की सुर्खियां बनता रहता है। बैंक रॉबरी की यह वारदात भी सुर्खियां बटोरने वाली थी, लेकिन इस जुर्म की जड़ें काफी गहरी थी। जो नजर आ रहा था उससे कहीं ज्यादा संगीन थी इस जुर्म की श्रृंखला। हाय रुचि बेटा। मम्मा आई एम so proud of you. थैंक यू सो मच मेरा रुचि पुची। आपको पता है मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मान ही नहीं रहे कि आपका नाम न्यूज़पेपर में आता है। आज मैं ये न्यूज़पेपर स्कूल ले जाऊंगी, सबको बताऊंगी, टीचर को भी। ओके मेरा बच्चा। अच्छा मुझे बताओ आपने नाश्ता किया? नहीं मम्मा अभी नहीं किया। आप कब आओगी? आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू मेरा बच्चा। मम्मा ना आपकी बर्थडे से पहले आ जाएगी, मम्मा प्रॉमिस। ओके मम्मा लव यू टू बच्चा। मुझे दे। हाँ बेटा नाश्ता कर लिया? क्या माँ 5 बजे तो ऑफिस से आई हूँ। आपको पता है मैं अभी रुचि से यही पूछ रही थी कि उसने नाश्ता किया या नहीं। कैसा होता है ना, सब माएँ एक जैसी होती हैं, सब माओं का सवाल भी एक जैसा होता है। अच्छा बाबा सवाल नहीं पूछती, लेकिन सलाह तो दे ही सकती हूँ ना। हाँ देख रचना बेटा, ये नाम कमाने के चक्कर में ना तू दुश्मन मत बना लेना। छोटी मोटी खबरों तक तो ठीक था, लेकिन तू अब जो कर रही है ना वो खतरनाक है। तुम्हारे सीनियर निशा को शौक होगा खतरों से खेलने का, लेकिन उसके शौक के लिए तुम अपनी जान खतरे में मत डालना, समझी? अरे अब उठ भी जा, कब तक सोती रहेगी? रात भर निशाचर की तरह घूमती रहती है। कितनी बार बोला कि अब ये करियर वरियर छोड़ो और शादी पे ध्यान दो, और इस बार मेरी बात नहीं मानी ना तो देख लेना। मम्मा क्या आप रोज रोज सुबह चालू हो जाती हो? फोन पे धमकियां कम आ रही थी क्या जब आप भी चालू हो गई? देख ये मजाक की बात नहीं है, मैं बहुत सीरियस हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, मैं शादी कर लूंगी, लेकिन शादी करने के लिए कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। अरे तो वो है ना तेरे ऑफिस में तेरे साथ जो काम करता है अभिषेक, उसमें क्या खराबी है? कर लो बात, जब देखो फोन ही आते रहते। अभिषेक 100 साल जियोगे तुम। एक्चुअली मेरे घर पे ना तुम्हारा ही मुद्दा छिड़ा हुआ है। मेरी तारीफ कर रही थी या बुराई? तारीफ और तुम्हारी भूल जाओ। एक्चुअली वो क्या है ना कि मेरी मम्मी मुझे बार बार कन्विंस कर रही है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। तो बोलो करोगे मुझसे शादी? यार तुम ना सुबह सुबह मेरा दम मत निकाला करो यार। अच्छा तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ये लो अपनी होने वाली सासू माँ से ना खुद ही बात कर लो। चलो। अरे मम्मा कहाँ जा रही हो? बात तो कर लो अपने होने वाले दामाद से। हाँ अभिषेक सो सॉरी यार। एक्चुअली क्या है ना, मेरी मम्मा का ना रोज सुबह का यही गाना चालू रहता है, शादी कर ले शादी कर ले, इसलिए आज मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। तुम्हारे न्यूज आर्टिकल का असर हो गया है। पुलिस ने कुरैशी को अरेस्ट कर लिया है, उसके यूनिट पर रेड करी और सारे के सारे बच्चों को छुड़ा लिया। अरे वाह अभिषेक, क्या न्यूज सुनाई है तुमने? बच गई ना बैंड उस कुरैशी की।
हाँ बैंड तो बजाई थी तुमने। चलो ऑफिस में मिलते हैं। निशा और अभिषेक, तुम दोनों इस बार इलेक्शंस कवर करोगे। पर सर फिर क्राइम कौन कवर करेगा? आई मीन कुरैशी जैसे काफी लोग हैं दिल्ली में। तुम्हारी असिस्टेंट रचना करेगी। आई थिंक वो आपसे इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग कर सकती है। एंड आई एम प्रमोटिंग हर। हे कांग्रेचुलेशंस रचना। थैंक यू सो मच सर। यू डिजर्व इट रचना। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, पर हाँ ट्रीट देने की जरूरत है। ओके रुचि पुची, मम्मा भी ना जल्दी आ जाएगी। क्या खिचड़ी पक रही है माँ बेटी में? बहुत खुश है रुचि। पता है उसने अपने पूरे स्कूल में सबको न्यूज़ आर्टिकल दिखाया है। निशा थैंक यू सो मच यार, तेरी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। अब इतना सेंटी मत हो। ये बता कि रुचि को दिल्ली कब लेके आ रही है? हाँ अब स्कूल्स में बात की है काफ़ी। होपफुली नेक्स्ट एकेडमिक ईयर उसका यही होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी ट्रीट मत भूल जाना। वापस आने के बाद बहुत बड़ी ट्रीट दूंगी, इनफैक्ट पार्टी करेंगे। पर हाँ उससे पहले तुझे मेरी हेल्प करनी है। हाँ रुचि के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है और कल 12 बजे मेरी बस है, फिर टाइम नहीं मिलेगा। मैं एक शॉप जानती हूँ जो 24 घंटे खुली रहती है। ऑफिस के बाद जाते हैं। ग्रेट। क्यों लोंडियो ज्यादा उड़ रही है क्या? पंख नहीं काटेंगे, अब की सीधा गर्दन कटेगी। समझ जा तू और समझा दे अपने असिस्टेंट ने भी। भौंकने वाले काटते नहीं हैं। अगर हिम्मत है ना तो नाम बता। अरे तू टेंशन मत ले, ये सब तो चलता रहता है। देख हम ऑफिस के बाद जाएंगे, रुचि का गिफ्ट लेंगे, ठीक है? चल अभी मैं जाती हूँ। किसका फोन था? कुछ नहीं यार, बस वही हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट होने के पक्ष। बॉयफ्रेंड के नहीं, बदमाशों के कॉल आते हैं मुझे, गालियों से भरे हुए। चलो बाय, सी यू टुमारो। बाय बाय। साहब वो 5 मिनट लगेंगे, पेट्रोल भरा लूं क्या? नहीं हाँ, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। पहले हमें घर छोड़ दो, उसके बाद जो करना है कर लेना। हाँ रिटर्न आने में मेरा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, मैं फंस जाऊंगा, फिर बस थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये दिन भर से याद नहीं आ रहा था कि पेट्रोल डलवाना है? हाँ और अभी सर्विसिंग के लिए भी दी थी ना गाड़ी। याद था मुझे, पर दिमाग से निकल गया पेट्रोल का। अभी फटाफट भर लूंगा मैं। जो करना है ना जल्दी करो। मैंने ले लिया। ये ड्राइवर भी ना पेट्रोल के चक्कर में मेरी बस छुड़वा देगा। सर मेरा नाम अभिषेक है। निशा और रचना मेरी कलीग्स है सर। यही वो जगह है जहाँ पर हमारे ऑफिस का कैब ड्राइवर विष्णु रोज उन्हें ड्रॉप करता है। उनका घर पास में ही है सर। सर जैसे हमारे एडिटर विजय सर ने मुझे रचना को आए कॉल के बारे में बताया। हेलो रचना। अरे आप फोन मिला दिया साली ने। मार के फेंक इसको। मैंने फौरन आपको बता दिया और यहाँ पर आ गया। विष्णु का नंबर दीजिए। जी तो रचना और निशा का यहाँ से कहीं और जाने का प्लान था? सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि रचना की आज 12 बजे की बस है। वो 2 दिन के लिए अपने घर जा रही है बुलंदशहर। हम तीनों ऑफिस से साथ में निकले थे, फिर हमने रचना की बेटी के लिए गिफ्ट लिया, फिर विष्णु ने मुझे घर ड्रॉप किया और निशा रचना को लेकर निकल गया। सर विष्णु का नंबर तो बंद आ रहा है। ये विष्णु कैसा आदमी है और आपके ऑफिस में कितने अरसे से काम कर रहा है? 1 साल से सर।
और 1 महीना पहले उसकी वजह से हमारे ऑफिस में बवाल हुआ था। विष्णु, ये जो रियर व्यू मिरर है ना, ये पीछे गाड़ियां देखने के लिए होता है, समझा ना? नहीं साहब, वो मैं पीछे देखने के लिए सेट कर रहा था। ओह गॉड, इज ही ड्रंक? तूने पी रखी है ना? नहीं विष्णु, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। साहब मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा मुझसे। साहब बोलो ना आप, मैं माफी मांगता हूँ, मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा। एक चांस और दीजिए प्लीज। तो निशा ने उस वक्त तो माफ कर दिया विष्णु को, लेकिन हो सकता है विष्णु के मन में कहीं खटास रह गई और उस बेइज्जती का बदला उसने अब लिया। हो सकता है सर, लेकिन आप प्लीज़ निशा और रचना को जल्दी ढूंढ लीजिए सर। निशा की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। रचना की माँ को तो मैंने अभी तक बताया भी नहीं है। बेफिक्र रहिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। विशाल सर। विष्णु का पता लगाओ। जी सर। सर प्रेस वैन का रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने हर टोल नाका और चेक पोस्ट पे भेज दिया है। सभी टोल नाका की सीसीटीवी स्कैन करो, बैरिकेडिंग करवाओ और हर गुजरने वाली गाड़ी को स्कैन करो। सर आसपास कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। वहाँ कॉर्नर पे एक पान वाले की दुकान है। उसने बताया कि सुबह उसके एक साथी ने लड़कियों की चीखने की आवाज़ सुनी थी और उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब ड्राइवर विष्णु गाड़ी को लेकर यहाँ तक तो आया था, और यहाँ आने के बाद उसका प्लान बदल गया। एक काम करो, विष्णु, रचना और निशा तीनों के फोन सर्विलेंस पे डालो। सर जल्दी आइए, निर्मल बाग में कुछ मिला है। सर झाड़ियों में डॉल मिली। अभिषेक ने बताया था कि रचना ने अपनी बेटी के लिए गिफ्ट खरीदी। हो सकता है ये वही हो। फॉरेंसिक भेजो, हो सकता है किसी के फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाए। सर 2 जाबाज महिला पत्रकारों के साथ हुई इस घटना ने पूरी दिल्ली को हिला कर रख दिया है। हमने आपको पहले भी बताया कि पुलिस के इस क्राइम सीन में पहुंचने के पहले ही एक पीड़िता की मौत हो गई, वहीं दूसरी पीड़िता की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि पीड़िताओं के साथ पहले दुष्कर्म किया गया। महिला पत्रकारों के साथ हुई ये घिनौनी वारदात एक सबूत है पुलिस और प्रशासन के खिलाफ। ये मीडिया इस केस को बहुत उछालने वाला है। अब कमिश्नर साहब का 2 बार फोन आ चुका है। ये ड्राइवर विष्णु मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर लॉकअप में चाहिए। सर कौन शामिल था तेरे साथ निशा और रचना को किडनैप करने में? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने तो दोनों साहब को उधर ही छोड़ा था जहाँ मैं हमेशा छोड़ता था। तो अपना मोबाइल बंद करके छुप कर क्यों बैठा था? चुप कर नहीं बैठा था साहब, मेरी छुट्टी थी आज, तो उनको छोड़ने के बाद अपने दोस्त लोग के साथ पार्टी मना रहा था। अरे यार ये बैटरी भी अभी डेड होनी थी। आपका शक सही था। निशा के गले के ऊपर जो निशान है उन्हें देखकर तो यही लगता है कि उसकी मौत गला घुटने से हुई है। और रचना? कंडीशन क्रिटिकल है, हमने उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। उसके सिर पे गहरी चोटें आई हैं। कहीं घूमने चले? रचना, इसी मीटिंग की वजह से तुम अपनी बच्ची को स्कूल से नहीं ला पाए। रचना देखो तुम गलत समझ रही हो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। बस, अब मैं और रुचि एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जहाँ जाती हो ना तुम तो जाओ, लेकिन लौट कर वापस बताना। सच बोलने वाले रिपोर्टर को तो हमेशा खतरा रहता है सर। निशा ने रिसेंटली एक मीट पैकेजिंग यूनिट के ऊपर एक स्टोरी ब्रेक की थी, जहां पे दर्जनों बच्चों को इलीगली काम पे रखा गया था। ये लीड निशा को एक एनजीओ वर्कर देव ओझा ने दी थी। निशा की इस स्टोरी के बाद पुलिस फौरन एक्शन में आई, वहां पे रेड किया और वहां के सारे बच्चों को रेस्क्यू किया और वहां के फैक्ट्री के मालिक करीम कुरैशी को भी अरेस्ट किया। करीम कुरैशी और ड्राइवर विष्णु, उसने एक बार निशा के साथ बदतमीजी की थी, बात आप तक भी पहुंची, लेकिन आपने उसे नौकरी से नहीं निकाला। सर गरीब आदमी है, पिछले 1 साल से मेरे पास है,
निशा ने भी जोर नहीं दिया, इसलिए मैंने पहली गलती समझकर उसको माफ़ कर दिया। और रचना ने जब आपको आखिरी बार कॉल की, वो कॉल महज 20 सेकंड की थी, फिर भी आपने रिकॉर्ड की, पूरी कॉल रिकॉर्ड की। क्या आपको पहले से अंदाजा था कि ये कॉल इतनी इंपॉर्टेंट है? सर, मैं एक न्यूज़पेपर चलाता हूँ, मुझे हर रोज़ धमकी आती है। हम जर्नलिस्ट हमारे सारे कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं और ये एक बेसिक चीज़ है हमारे प्रोफेशन में। तोड़ो इस विष्णु को, नहीं उगले तो हलक में उंगली डाल के उगलवा। सर एक बात बतानी रह गई थी। निशा को पिछले 2-3 दिनों से एक प्राइवेट नंबर से धमकी के कॉल्स आ रहे थे। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी। हाँ मनीष, करीम से बात करने की परमिशन मिली? जी हाँ सर, अभी अभी दीवानपुर पुलिस स्टेशन शादरा से परमिशन मिला है। तुम शादरा पहुंचो, हम करीम से मिलते हैं। साहब, उन गरीब बच्चों को मेरे यहाँ पे काम करके 2 वक्त की रोटी मिलती थी। उनके माँ बाप खुद छोड़ के गए थे मेरे पास उन लड़कियों ने जानबूझकर मुझे फंसाया और इसकी सज़ा अल्लाह ने उन्हें दे दी। सजा अल्लाह ने दी या तूने? और अब अपना सारा किया कराया ऊपर वाले पे डाल रहा। मैं क्या कर सकता हूँ साहब, मैं तो यहाँ जेल में हूँ, लेकिन ज़्यादा दिन रहूँगा नहीं। आज नहीं तो कल जमानत हो ही जाएगी मेरी। जी हाँ सर, कुरैशी की वॉइस रिकॉर्डिंग की, उसकी आवाज़ धमकी वाले कॉल से मेल तो नहीं खा रही है, फिर भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक भेज दिया उसे। और उसके कॉल रिकॉर्ड भी निकलो, क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है, हो सकता है किसी हिस्ट्री शीटर से करवाया। राइट सर। मनीष, दोनों लड़कियों को एक साथ किडनैप किया गया, जिसमें से निशा के साथ गैंग रेप किया गया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, और रचना के साथ सिर्फ रेप। ऐसा क्यों? सर अब इस सवाल का जवाब या तो रचना दे सकती है या फिर वो क्रिमिनल्स। नहीं मनीष, अब सारे सवालों के जवाब हमें ही ढूंढने। रचना और निशा, इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जितने भी लोग हैं सबसे बातचीत करो। निशा के साथ जिस तरह से बेरहमी से गैंग रेप किया गया और उसका कत्ल किया गया, और रचना की जो हालत है, उससे तो यही लगता है कि इन दोनों के साथ किसी ने कोई गहरी दुश्मनी निकाली। आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसकी कीमत निशा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, या फिर इस वारदात का मकसद कुछ और ही था? एक बात बता कि गार्ड ने गोली मारी, या तो बात हमारी समझ में आ गई, लेकिन वो चाय वाले ने क्यों मार दिया? अरे हमारे पैर पे चाय गिरा दी थी बाबड़ी बूच ने, पैर गंदा कर दिया था हमारा, मार दिया। हेलो, अरे कांड खोल के सुन लो सब, अपने अपने फोन के सिम निकाल के फेंक दो, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना है हमें। सर मेरे परिवार में कोई भी लड़की नौकरी नहीं करती है, लेकिन रचना को मेरी परिवार की इज्जत का कोई ख्याल नहीं था। उसे तो बस अपनी फ्रीडम प्यारी थी, और ये जो उसकी सहेली है निशा, वो उसे चढ़ाती रहती है, ये चढ़ती रहती है। मैंने कुछ कह दिया तो बेटी को लेकर मायके जाके बैठ गई। तो आप कहना चाहते हैं कि रचना को फ्रीडम चाहिए थी, इसलिए वो अलग होना चाहती थी, बट फ्रॉम योर साइड इट वॉज परफेक्टली ऑलराइट। हमारे बीच म्यूचुअली डिसाइड हुआ था कि अलग होने के बाद हम अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी सकते हैं। अलग होने के बाद? लेकिन आपका तो रचना से डिवोर्स नहीं हुआ, फिर भी आपने एंगेजमेंट कर ली, और कानूनी तौर पर वो अभी भी आपकी बीवी है। इतना बड़ा हादसा हुआ, आपने कोई खबर नहीं ली। मैं खबर क्यों लेता सर? रचना और मेरे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। रही बात तलाक की, तो हाँ मैं उससे तलाक लेना चाहता था, लेकिन रचना बहुत बड़ी लालची औरत निकली। एलिमोनी पे उसने 20 लाख रुपए मांग लिए मुझसे। सर इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाके देता? इसलिए उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की ताकि झंझट खत्म हो जाए। सर मैंने नहीं मारा उसको, मैं क्यों मारूंगा उसे? जिस वक्त रचना और निशा पर हमला हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं अपने घर था सर, बुलंदशहर में। ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स, इनके हिसाब से तुम उस दिन दिल्ली में थे। सर एक्चुअली मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, मेरे पास कई ट्रक्स और टेम्पोज हैं, कई शहरों में मेरे ऑफिस हैं, दिल्ली में भी है सर। तो शायद उस दिन मैं वहीं रहा हूँगा। सॉरी सर, दिमाग से निकल गया था। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता दिल्ली से बाहर नहीं जाओगे। मैं जा सकता हूँ सर?
ये अभी पूरा सच नहीं बोल रहा, नजर रखो इस पे। एक बात कान खोल के सुन लो, हमारी संतान आने से पहले हमारे को सोने के कंगन चाहिए। भाई साहब 2 मिनट। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर। विष्णु और उसके दोस्तों के वॉइस सैंपल्स किडनैपर से मैच नहीं हुआ। विष्णु ने कुछ और बताया? विष्णु का कहना है कि सर जिस दिन क्राइम हुआ था उस दिन निशा और रचना अपनी डेली रूट से घर नहीं गई थी, काफी घूमी थी। वो सनशाइन एनक्लेव वाला रास्ता लिया था। यहाँ पे नवदेश न्यूज का ऑफिस है। नवदेश न्यूज से एक गाड़ी निशा, रचना और अभिषेक को लेकर इस तरफ निकलती है। एकता नगर, लोटस मार्टिन से गाड़ी पहुंचती है गुप्ता कॉलोनी, जहाँ पे गाड़ी अभिषेक को ड्रॉप करती है। अभिषेक को ड्रॉप करने के बाद गाड़ी आगे बढ़ती है झांझर नगर, फिर आदिलबाग, और आदिलबाग होते हुए गाड़ी फाइनली पहुंचती है व्यास चौक। निशा और रचना दोनों लड़कियां ड्रॉप होती हैं। फिर यहाँ से 6 किलोमीटर आगे ईस्ट में निर्मल बाग। हमने सारे रूट के सीसीटीवी चेक किए, ऐसा कोई भी व्हीकल स्पॉट नहीं हुआ जो उनका पीछा कर रहा हूँ। हो सकता है कि किडनैपर्स पहले से ही ड्रॉपिंग पॉइंट पर उनका इंतजार कर रहे हो, या फिर इस पूरे रूट में सीसीटीवी कहाँ कहाँ पर है ये पहले से स्टडी कर रखा होगा। तो किडनैपर्स ने बहुत पहले से प्लानिंग कर रखी होगी, और प्लानिंग बड़ी बारीकी से की गई। नवदेश न्यूज से सनशाइन एनक्लेव वाले रूट के सीसीटीवी एक बार फिर से स्कैन करो। अगर कोई गाड़ी आधे रूट तक भी फॉलो कर रही है उस गाड़ी की डिटेल निकालो। आई एम श्योर ब्रेक थ्रू इसी रूट में कहीं पर। और एक बात सर, ये कुरैशी के कॉल रिकॉर्ड से स्कैन किए, क्लीन है। कुरैशी की कंपनी की निशा को टिप किसने दी थी? देवो जाने थे, एनजीओ चला था। जो आदमी छोटे छोटे बच्चों से जानवरों की तरह काम करवाता हो वो कुछ भी कर सकता है। वो जेल में है तो क्या हुआ, उसका एक खास आदमी समीर अब तक फरार है। रेड के दिन वो पुलिस के हाथों से भाग निकला था। हेलो सर, लगता है समीर खान अंडरग्राउंड हो गया है। अपने खबरियों को काम पे लगाता हूँ उसे ढूंढने के लिए। निशा को जो धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे उनसे कुछ पता चला? इंटरनेट कॉलिंग थी सर, इसलिए ट्रेस नहीं हो पाया। लेकिन सर, किडनैपर्स के कॉल में जो आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी उस तरह का लहजा बेवर रीजन में इस्तेमाल किया जाता है, और ये समीर खान वहीं का रहने वाला है। ये समीर खान इस केस की अहम कड़ी साबित हो सकता है। बेवार पुलिस से समीर खान की डिटेल शेयर करो। खींच निकालो इस चूहे को बाहर। सर, रचना को होश है। रचना अभी भी ट्रोमा में है। अगर रचना से हादसे के बारे में ज़्यादा बात की जाए तो उसे पैनिक अटैक आ सकता है, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कुछ दिन रुकें। लेट हर रिकवर फर्स्ट। एक्सक्यूज मी। देखिए, हम नहीं चाहते कि आपकी बेटी को कोई भी तकलीफ हो, लेकिन अगर रचना कुछ भी बताए या उसे कुछ भी याद आए तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करिए। मनीष सर, एरिया के जितने भी टेम्पो वाले हैं सबको राउंड ऑफ करो। देखो ये 5 डिजिट किसके मोबाइल के, और बहादुरपुर इलाके में क्राइम वाले दिन की जितनी भी फुटेज है उसे दोबारा स्कैन करो। ये टेम्पो इसमें ज़रूर मिलेगा। ये विष्णु और कुरैशी इनके कॉल रिकॉर्ड्स फिर से स्कैन करते हैं, हो सकता है ये नंबर उनसे जुड़ा हो। आरटीएस यानी रेप ट्रॉमा सिंड्रोम, ये एक मानसिक स्थिति है जिसका रेप विक्टिम पर काफी समय तक असर रहता है, और रचना भी इसी ट्रॉमा से जूझ रही थी। रचना की मानसिक स्थिति काफी नाजुक थी। एक रेप विक्टिम के लिए रेप इंसिडेंट को बार बार याद करना काफी तकलीफदेह होता है। ये रचना की हिम्मत थी जो ऐसी हालत में भी वो पुलिस को एक नंबर का क्लू दे पाई। लेकिन पुलिस के सामने अभी कई चुनौतियां थी। ये देखना अभी बाकी था कि ये 5 नंबर्स पुलिस को इस केस में कहां तक ले जाने वाले थे। सर, मैंने सारे सस्पेक्ट और इस केस से जुड़े सभी लोगों की सीडीआर चेक की, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जिससे लास्ट में ये 5 डिजिट हो, 36366। सर, मुझे भी ऐसा कोई टेम्पो नहीं मिला जिस पे ये लिखे हो 36366। किसी भी टेम्पो पर नॉर्मली किसका नंबर लिखा होता है? मोस्टली तो ओनर का ही होता है सर। सर, कभी कभी टेम्पो पे ओनर के ऑफिस का लैंडलाइन नंबर होता है। हम लोग मोबाइल नंबर ढूंढ रहे हैं, शायद लैंडलाइन नंबर हो। एग्जैक्टली। अभी हमें इतना तो पता है कि ये क्रिमिनल जो भी है वो बेवार रीजन में कहीं से है। तीनों जिलों के एसटीडी कोड निकालो। उन एसटीडी कोड के साथ ये 5 डिजिट मिला के डायल करो। अगर ये किसी का लैंडलाइन नंबर है तो कहीं ना कहीं घंटे जरूर बजेगी। आजा, बैठ जा। देखो भाई, 2 दिन में निकलना है हमें, सब लोग तैयार है ना? हमारी बात मानो तो ये सुपारी वाला काम ठीक ना है, और चोरी चकारी लूटपाट ठीक है अपने लिए।
अरे मेहंदी फट रही है क्या थारी? हैं? तू ना एक काम कर, तू ना जनानियों में रह भाई, ठीक है थारे लिए। जो चोरी चकारी तेरे बस का काम ना है। पिकअप वैन पहुंच गई है, मेरे फोन का इंतजार करना। हाँ बल्ली बोल। अच्छा ठीक है, नजर रखो उस पर। समीर खान का पता चल गया? उठाओ उसे। सर सब 36366 सब एक किसका नंबर है मुझे नहीं पता साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ किया नहीं तो चुप क्यों रहा था? कुरैशी भाईजान के अरेस्ट के बाद पुलिस मेरे पीछे पड़ गई थी साहब, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के चक्कर में साहब। मैं कुरैशी भाई को बच्चे लाकर देता था, इसलिए मैं छिप गया साहब। पर साहब वो लड़कियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। तेरा लेना देना है या नहीं ये भी पता चल जाएगा। समझ सब बताता हूँ। निशा को मैं धमकाया था सब, पर मैंने कुछ नहीं किया साहब। जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन भी तूने निशा को फोन किया? जी साहब। टुकड़ों टुकड़ों में इंफॉर्मेशन दे रहा। मारो साले, टुकड़े टुकड़े में। समीर का वो सैंपल किडनैपर के वो सैंपल से मैच करने के लिए भेजो, और फिंगरप्रिंट्स भी। शायद उस डॉल पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो इससे मैच हो जाए। मम्मी ये सब क्या लिखा है आपके बारे में? सर हमने 36366 नंबर के साथ नाम हातिन और नू के एसटीडी कोड्स लगाकर कॉल किए। इनमें से 2 लैंडलाइन नंबर चालू हैं। एक नंबर डॉक्टर पुजारी का है और दूसरा जमाल शेख का है, जो मवेशियों का व्यापारी है। उठाओ इस जमाल शेख को, हो सकता है समीर ने इसे इसके टेम्पो को हायर किया। सर जी 2 गड्डी है हमारे पास, दोनों ने ना आज तक हरियाणा बॉर्डर क्रॉस ना किया, कोई काम ही नहीं पड़ता। तेरे बाप ने तो ये 3 टेम्पो दिए थे विरासत में, भूल गया क्या? ये देख, ये रहे उन तीनों के नंबर। 2 यहाँ पे हैं, तीसरा कहाँ है? ओ हाँ साहब जी, ये तीसरी गड्डी 3 साल पहले मेरा छोटा भाई कासिम ले गया था, तब से मैंने ना देखी। कहाँ है कासिम? बोल। सर गांव वालों ने कंफर्म किया है कि कासिम पिछले कई सालों से गांव में नहीं आया। पता लगा इस कासिम का, दिल्ली और व्यवहार में हर जगह इसकी फोटो सर्कुलेट करो, अपने खबरियों को एक्टिव करो। मुझे लगता है समीर के साथ इस कासिम का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर निकलेगा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कासिम का और रोहन का आपस में कोई कनेक्शन हो? कासिम ने अपने भाई से कहा था कि वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करेगा, और इस रोहन का भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। हो सकता है। रोहन के ऑफिस वालों से बात करो, पता करो क्या वहाँ पे कोई कासिम नाम का ड्राइवर था, और 9 पुलिस से कासिम की डिटेल शेयर करो। ओके सर। समीर के वॉइस सैंपल्स तो किडनैपर के बेवारी एक्सेंट से कुछ हद तक मैच करते हैं, लेकिन डॉल पर मिले फिंगरप्रिंट्स समीर के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। हो सकता है समीर ने कासिम को सुपारी दी। समीर और कासिम के बीच में कोई कनेक्शन? जी नहीं सर, समीर हातिन जिले का रहने वाला है और कासिम नू का। हम घूम फिर के फिर वहीं पर आ गए, 0 पे। सर टेम्पो वाले का पता चला? नहीं सर। सर लेकिन एक लीड मिली है। जिस दिन बीपीओ एम्प्लॉय का रेप हुआ उस दिन उसी एरिया में एक रॉबरी हुई। उस दिन उस एरिया में कोई रॉबरी हुई थी? नहीं सर, लेकिन रचना ने जिस एरिया से डॉल खरीदी थी उस एरिया में एक रॉबरी अटेम्प्ट हुई थी, लेकिन फेल हो गई क्योंकि आसपास के लोगों ने चिल्लाना शुरू किया तो वो लोग भाग गए, वो भी एक टेम्पो से। मतलब ये गैंग पहले रॉबरी करता है और फिर ली हुई सुपारी को अंजाम देता है। 9 पुलिस से ऐसे गैंग की और डिटेल पता करो। सर बड़े शातिर हैं बेवारी गैंग वाले, बच्चों का इस्तेमाल करते हैं अपने काम करने के लिए। कैसे? सर जुवेनाइल होम से बच्चे हायर करते हैं, उन्हें अपना लाइनर बनाते हैं और यही बच्चे उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कब कहाँ माल मिलेगा। मुझे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के आसपास के जुवेनाइल होम्स के एक्टिव लाइनर्स की डिटेल चाहिए। जी सर। हमारे यहाँ 4 बच्चे बेवार रीजन से हैं, जिसमें से 3 तो अभी सेंटर पे हैं
मगर एक अपने गांव गया हुआ है। उसके माँ बाप ने अपनी गारंटी पे उसकी कस्टडी ली है। उस बच्चे की डिटेल मुझे मिल सकती है? जी बिल्कुल मिल सकती है। ये देखिए, ये वाला है। रघु नाम है ना तुम्हारा? डरो मत, तुम मुझे जो भी बताओगे वो हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं चले, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचे। सर बैंक में सर कब कितनी सिक्योरिटी होती है, कब बैंक में लोग कम होते हैं, ये सब पता करना मेरा काम था सर। मैं ही उन्हें जानकारी देता और वो चोरी करते। लेकिन सर वो रेप और मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर उसके बारे में। हमें पता है कि तुम उस सब में शामिल नहीं हो। तुम एक काम करो, जितने भी लोग थे ना उन सबके नाम यहाँ पे लिखो और उनके बारे में जो भी जानते हो वो सब। साहब, रघु हमारे लिए खबरें लाने का काम करता था। उसी की मदद से हमने बदरपुर और उसके आसपास सारी चोरियां करी थी। हेलो भगवान दादा, माल उतर गया है और बैंक में भीड़ भी कम है, आप लोग आ जाओ। और सच बोल। सच कह रहे साहब, हमने चोरियां करी हैं लेकिन किसी की इज्जत ना लूटी। ऐसे सच नहीं बोलोगे और तब बनाओ सालों का। अरे साहब 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 क्या साहब, आप झूठे कैसे फंसा रहे हो? हमारे खिलाफ कोई सबूत ना है आपके पास? सबूत चाहिए? सबूत चाहिए तो सुन, जिन 2 लड़कियों को तुम लोगों ने उठाया था ना, उनमें से एक लड़की बच गई है। उस लड़की ने तुम्हारे टेम्पो को पहचान लिया है। 36366 और टेम्पो के पीछे जो नंबर लिखा था उससे हम पहुंचे जमाल तक, और जमाल ने बताया कि वो टेम्पो उसके भाई का है, कासिम का। कासिम कौन? ये निशा और रचना की सुपारी किसने दी थी? समीर ने, रोहन ने या किसी और ने? साले मेहंदी, एक काम ढंग से ना होता थारे से। साले मेहंदी लगा के ना घर पे बैठ जा। ये चोरी चकारी ना थारे मतबल का काम ना है। गलती हो गई भाई, माफ कर दे। साले थारे गलती के चक्कर में ना पकड़े जाते आज। आज चुप जा भाई, हैं? लूट नाकाम के हो गई, लड़ने लग रहे आपस में। शांत बैठ। छोरियां कहाँ जा रही भाई? गुस्सा निकालना है तो उनको निकाल ले। क्या भाई साहब, ये सब काम हम थोड़ी ना करें, बवाड़ मचेगा, फंस जाएंगे। ये भी कौन फंसावेगा हमें? चल लगा ले वैन के पाछे। धन का सुख तो मिला ना, धन का सुख ही ले लेते हैं। सुपारी ना किसी दी हमको साहब, हम तो हमेशा की तरह चोरी करने निकले थे। बस उस दिन किसी ने शोर मचा दिया तो भागना पड़ा हमको। दूसरी बार हमारी डकैती फैल हुई थी तो हम लोग बहुत चिढ़े हुए थे, इसलिए साहब इसके पहले हमने कभी किसी चोरी को खराब ना किया, पहली बार हुआ ऐसा। तो और वो बीपीओ वाली लड़की? साहब हौसला बढ़ गया था हमारा, हमें न लगा था कि कभी पुलिस हमको पकड़ पाएगी। हमने सोचा था कि इसी तरह पैसे लूटेंगे और चोरियां उठाएंगे, मजे करेंगे। तुम लोगों को एहसास है, तुम लोगों के पल भर के मजे ने किसी की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मजे करोगे तुम लोग? रचना और निशा के गुनहगार इस वक्त जेल में सजा काट रहे हैं। रचना के शारीरिक घाव तो भर चुके हैं,
लेकिन उसके मन पर लगे घावों को भरने में अभी और वक्त लगेगा। कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर उस दिन निशा और रचना रुचि के लिए गिफ्ट लेने ना जाती तो शायद बच जाती। अगर उनकी प्रेस वैन पेट्रोल स्टेशन पर ना रुकती तो वो बच जाती। लेकिन ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर निशा और रचना वहां पर ना होती तो शायद उनकी जगह कोई और लड़की उस गैंग की हवस का शिकार बनती। जरूरत इस बात की है कि हम एक ऐसा माहौल तैयार करें जिसमें औरतें किसी भी वक्त कहीं पर भी आ जा सके और बेखौफ अपना काम कर सके। और ऐसे सुरक्षित वातावरण को तैयार करने की जिम्मेदारी पुलिस और समाज दोनों की है। एक सभ्य समाज की बुनियाद इसी से मजबूत होती है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। अरे तुम दोनों डर क्यों रहे हो? प्यार तो करते हो ना एक दूसरे से। बस फिर दोनों अडल्ट्स हो, हक से शादी करो। दीदी आप नहीं समझ रही है, हमारी बिरादरी को आप नहीं जानती। अगर हमारे पंचों को पता चल गया ना कि मैं कहीं बाहर शादी करने वाली हूँ तो मुझे काट कर कहीं फेंक देंगे। धत पगली, ऐसे कोई काट के फेंकता है क्या? पुलिस और कानून नाम की भी तो कोई चीज है कि सब खत्म हो चुका है। और ये पंच सरपंच ये कानून से ऊपर नहीं है बेला। देख बेला, मैं ना तेरे घर वाले से बात करता हूँ, ठीक हो जाएगा सब। कोई फायदा नहीं है, माँ कभी नहीं मानेगी। तेरे बाबा तो तेरी बात मानते हैं ना, उनसे बात करके देख। हेलो, हाँ एक मिनट यही है तेरी बहन का। हेलो, कहाँ है तू? यहाँ चूल्हा बंद पड़ा है लेकिन आई बहुत गर्म हो रही है, जल्दी घर वापस आ तू। हाँ हाँ ठीक है। बाबा आ गई तू? ये देख तेरे लिए खाओ लाया, ले ले। क्या लाया? ताई को भी दे। हाँ समोसा। मैं पानी आंकता। तेरे आई को क्या हुआ है? मुंह फुला के बैठी है। दीदी नहीं आई ना अभी तक, तो बहुत गुस्से में एकदम। आशा आशा, कल को बेटी की वजह से मुंह पे काली पोती जाएगी ना तब मुझे मत कहना। अरे इस लड़की की शादी होने जा रही है लेकिन थोड़ी भी फिक्र नहीं है तुम लोगों को। तेरे आई का ना दिमाग हमेशा गर्म रहता है। आ गई तू? कहाँ गई थी तू? हाँ कहाँ गई थी? वो आई, मैं किरण दीदी के यहाँ काम करने गई, वही थोड़ी देर हो गई। ऐसा कौन सा पार तोड़ने जाती है तू? आज से ये सब बंद, कोई जरूरत नहीं काम पे जाने की। लेकिन आई ऐसे कैसे? तू समझती क्यों नहीं है? सरपंच के बेटे के साथ तेरी शादी होने जा रही है। बहुत नसीब वाली है तू, बहुत नसीब वाली। लेकिन आई ऐसे अचानक कैसे काम छोड़ दो? बाबा आई शादी के बाद मैं वैसे भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, और किरण दीदी को मेरी जरूरत है। आई वो कितना ख्याल भी तो रखती है मेरा। देख गुंजन के लिए उन्होंने किताब भी भेजी है। बाबा देखो। सरपंच को अगर पता चला ना ये पढ़ लिख रही है तो पूरे समाज के सामने नंगा घुमाएंगे इसे। आई 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 क्या कर रही है? चलो निकलो फटाफट, चलो पंचायत में चलो। ओ रमेश भाऊ काय झालं? अरे भाऊ पंचायत बैठी है, कोई राड़ा हुआ है, जल्दी चलो। इसे शर्म नहीं आती? मैं घर में इसके बच्चे संभालती है और ये यहाँ बाहर मुंह मार रहा है। क्या बकवास कर रही है? झूठ बोल रही है सरपंच जी। गबस तो कहा था, मैं सच बोल रही हूँ सरपंच जी, मैंने अपनी आंखों से देखा इसको। क्या रे दीपक, क्या बोल रही है गौरी? और झूठ बोलता है तू? तेरे को पता है ना हमारी बिरादरी में पंचों के सामने झूठ बोलना मतलब भगवान के सामने झूठ बोलना होता है। अब सच सच बता, तू अपनी बाइकों को छोड़ के किसी और औरत के साथ सोया है कि नहीं? मुझे माफ कर दो सरपंच जी, मुझसे गलती हो गया। देखा गलती मान लिया इसने। तू जानता है ना कि अपनी बिरादरी में ऐसी गलती को माफी नहीं सजा मिलती है, सजा। और तेरे को सजा जरूर मिलेगी। तूने जिसके साथ ऐसा किया है ना, इसके बाइकों के साथ भी पंच लोग वही करेंगे, समझे? ये आप क्या बोल रहे सरपंच जी? मैं आपके पास इसके गुनाह की गुहार लेकर आई थी और अब मुझे सजा देने लग गए। ए गौरी, तू क्यों रोती है? सजा तेरे को नहीं, ये तेरे दीपक को मिल रही है।
सबको पता चलना चाहिए। अपनी बाइकों को छोड़ के किसी और औरत के साथ कोई सोता है तो उसके अपनी बाइकों के साथ क्या होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते सरपंच जी। बस, पंचों का फैसला आखिरी फैसला है। अरे देवा। राधे, बख्तोस ना अपनी बिरादरी में ये क्या हो रहा है। मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं जल्द से जल्द तेरी बेटी बेला की सगाई अपने बेटे किशोर के साथ कर रहा हूँ और झट से लगन लागा तैयारी ला। बेला कहाँ थी यार? सारा काम मुझे करना पड़ा। तुझे पता है मेरी मीटिंग थी यार। दीदी, मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी सगाई करवा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। माँ एक पल के लिए भी मुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। यहाँ भी मैं बहुत बहाने मार के आई। तू परेशान मत हो, मैं समझाती हूँ। कोई फायदा नहीं है दीदी, वो नहीं मानने वाली। दीदी आप बस मेरी एक बार कुंदन से बात करा दो। हाँ हेलो कुंदन, मेरे घर वाले मेरी सगाई करा रहे हैं। क्या? एक काम करते हैं, चलो भाग चलते हैं। आज मैं दोपहर में गाड़ी लेके आऊंगा, तुम तैयार रहना। ठीक है। ये पैसे रख, काम आएंगे। ध्यान रखो दीदी। क्या कर रहे हो भैया? सॉरी हो। क्या सॉरी? किसी लग गया। तू चल बे पुलिस स्टेशन। दीदी छोड़िए ना। क्या कर रही है आप? लड़कियों को टकराने के लिए दुकान खोली ना तूने इधर? क्या देख क्या रहे? चल निकल, जाओ ना। तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, अब जाइए। हम लवकरच जाऊन येतो, लेकिन तुम लोग दोनों कई बार मत जाना, पूरा समाज आएगा देव पूजन के लिए। चला हो लवकर, चल। ताई तो सच में जा रही है? ताई मुझे बहुत डर लग रहा है। गुंजन तू बता मैं क्या करूं? देखो पता ना वो किशोर कैसा है। उसके साथ अगर मेरी शादी हुई ना तो नोच नोच के खाएगा मेरे को। लेकिन ताई तो गुंजन, मैं कुंदन से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। तो अपना ध्यान रखना। कौन है ये? हाँ, मैं पूछता हूँ कौन है ये? क्या रे किशोर, क्या है ये? बाबा देखो ना, ये कौन है ये लड़का? बाबा, बाबा, बाबा मैं कुंदन से प्यार करती हूँ। तो भाई क्या बोलते, तू पागल हो गई है क्या? तेरी लगन का शगुन लेकर आया हूँ और तू? सजा प्यार करने की। उनके पूरे समाज के सामने उसे और उसके प्रेमी को बेइज्जत करके उनके साथ मारपीट की गई। तो क्या बेला की सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी थी? बेला के सर पर आई बला क्या टल चुकी थी? बेला कहाँ है? क्या हुआ तुझे? कुछ तो बोल। कुछ नहीं हुआ दीदी मुझे। बता बेला, कुछ तो हुआ है। इसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने इसको आराम करने के लिए कहा है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ।
लेआउट ही देख रही थी। वेट, मैं ऑफिस आती हूँ एंड देन लेट्स गो अबाउट दिस। या ओके। हेलो, तेरी वीडियो वायरल हुई है। वीडियो? हाँ पागल, बता तो दीदी मुझे एक बार। और ये इतने खटियार तेरे बिरादरी वाले, छी, तो तेरे और कुंदन के साथ कैसे कर सकते थे? मुझे ये तक भी नहीं पता कि कुंदन किस हालत में कहाँ है। मैंने पता किया है, वो सिटी हॉस्पिटल में है। 1 महीना हो गया वो आईसीयू में। अब ठीक है, थोड़ा स्टेबल है, बट हालत उसकी बहुत खराब है बेला। सर ये वीडियो देखिए, वायरल हो रही है। ये पनवेल की। पता करो ये लोग कौन है। जो लोग भी इनके साथ ये कर रहे हैं इनको 3rd डिग्री मिलनी चाहिए। समझ नहीं आता लोग इंसानियत कैसे भूल गए यार। ताई, मैं पानी भर के आती हूँ। ठीक है। भैया सिटी हॉस्पिटल चलोगे? हाँ चलो भैया। सर उस एरिया का पता चल गया है जहाँ से वो वीडियो वायरल हुआ है। क्यों मारे उसको? कुछ नहीं साहब। ओ वीडियो दिखाओ। ये वीडियो तुम्हारी बेटी बेला का ही है ना? हाँ साहब। कहाँ है बेला? हम लोग भी उसी को ढूंढ रहे। देवता ने कुटे गिली थी। साहब मैं और शोभा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, दोनों काम पे गए थे। तो घर पे कोई नहीं था? तुमको तो पता होगा ना। मैं बाहर पानी भरने के लिए गई थी, वापस आई तब ताई घर पे नहीं थी। बेला कुठे आहे? इकडे। बेला बेला कुठे आहे? यांना मागे घ्या। चलिए देखिए, स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स। प्रताप, मरने से पहले लड़की ने बहुत स्ट्रगल किया लगता है। ये घास की हालत देखो। मेरे गलती हो गई, माफ कर दो। इधर आसपास किधर सीसीटीवी के देखो और पूछताछ करो इस लड़की को किसी ने यहाँ आते हुए देखा था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। कहाँ गई थी बेला? पता नहीं है साहब, बता रहा घर में कोई नहीं था। अब वो खुद कहीं चली गई या किसी से डर के गई, कुछ पता नहीं है साहब। डर के? किससे डर के? जिन्होंने उसको मारा था उनसे डर के? साहब वो पंच परमेश्वर हैं। हमारी बिरादरी में बिरादरी के बाहर वालों से रिश्ता नहीं करते ना। मेरी बेटी बेला को प्यार हो गया था कुंदन से, जो हमारी बिरादरी से नहीं था। उसी की सजा उसे मिली है साहब। इतनी बड़ी सजा? ये तो कुछ भी नहीं है साहब। उसके बाद जो सजा उसे मिली वो सजा नहीं, पाप था साहब। इसके बाद भी कुछ और हुआ था? इसकी परख तो होगी और इसको सजा भी मिलेगी। माफ कर दीजिएगा। मैं ऐसे गुनाह को
माफी नहीं मिलती, सजा मिलती है। इसकी तीनों पंचों के साथ ना बारी बारी से शादी होगी। अरे तुम ऐसे कैसे मान गए गांव की जमीन और घर देने के लिए? तू क्या करता? उन भेड़ियों को अपने बच्चों को ऐसे ही नोचने देता? देखो, बेला का जो होना था वो हो गया। अब उसकी कोई इज्जत नहीं बची और हमारे समाज में तो उसके साथ कोई शादी भी नहीं करेगा। उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। अब जमीन देकर अपनी छोटी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसकी भी तो शादी करनी, कहां से आएंगे पैसे? तब का तब देख लेंगे। कहां से देखोगे? क्या तुम्हारे घर वाले ने खजाना गाड़ गए यहाँ पे? अब जो मैं बोल रही हूँ वो तुम सुनो, मान लो उनकी बात। सजा के नाम पे वो लोग उसका रेप कर रहे थे और तुम होने दे रहे थे। अब गरीब साहब क्या करते, मजबूर थे। अगर कोई रास्ता होता तो हम हमारी बेटी को ऐसे कुएं में डाल देंगे। अरे तुम लोग हमारे पास क्यों नहीं आए? हमारी बिरादरी में पंचों का ही राज चलता है, उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है सर। बाबा, बाहर पुलिस आई है बाबा। चल गया चल। ओ महाराज, क्या है ये? कहाँ ले जा रहे हो हमको? किया क्या है हम लोगों ने? तुम लोगों ने बेला और कुंदन को मारा, उनको नंगा करके घुमाया, बाद में बेला के साथ रेप किया और हमें शक है तुमने बेला का मर्डर किया। ऐसा हमने किया? झूठे सब, आरोप है, आरोप सिर्फ। राधे ने सब कुछ बताया हमको। चल। अच्छा, आपको राधे ने बताया ये सब कुछ? और राधे ने बताया और आपने मान लिया है? सबूत है आपके पास? पुरावा? पुलिस स्टेशन चल, पुरावा दिखाता हूँ। चल। ओ साहब, उसके लिए भी ना सबूत चाहिए होता है। एक काम करना है, जाओ सबूत लेके आना, फिर बात करना। राम राम। अरे पाता का ध्यान है देना। सरपंच वाली बात है, मामला बिगड़ सकता है, बेकार तमाशा होगा। सबूत लेके आऊंगा, तेरे को घसीट के लेके जाऊंगा। खुशी से जाओ। अब कैसे है इसकी हालत? हमें इसका बयान लेना है। अभी तो पॉसिबल नहीं है सर। जैसे हो जाए इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। इसका बयान लेना, तब तक पंचों को उठा के ला। सच तो उनसे बुलवा के रहेंगे। सर। सर, बेला की बॉडी जहाँ पे मिली थी वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। और सर, ये बेला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, बॉडी पे छोटे मोटे चोट के निशान तो है, लेकिन कोई मेजर इंजरी नहीं, और उसे गला दबा के मारा गया। और कुछ? सर, बेला प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में 1 महीने का फीटस था। राधे का कहना था कि उसके साथ सारे पंचों ने मिलकर रेप किया था। इसका मतलब उन पंचों में से किसी की वजह से गर्भ ठहरा होगा, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब उनमें से किसी का डीएनए फिटस से मैच होगा। सर, ये भी तो हो सकता है ना कि ये बच्चा कुंदन का हो सकता है, लेकिन अगर किसी भी पंच का डीएनए फिटस से मैच होता है तो हमें सरपंच के खिलाफ रेप का सबूत मिले। पंचों के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा साहब। हमारे समाज में सभी उनसे डरते हैं साहब। अरे कोई तो होगा जो उनके खिलाफ कंप्लेंट करेगा। कोई नहीं बोलेगा साहब। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है साहब, हर बार ऐसा होता है। अभी कुछ साल पहले एक और लड़की के साथ ऐसा हुआ था सर। किसके साथ? वो संध्या के साथ। कहाँ ये संध्या?
वो बेचारी तो शर्म के मारे समाज को छोड़ के चली गई साहब। नंबर ले लो, ट्रेस करो उसको। बेला जिसके साथ ये कुकर्म हुआ था उसकी मौत हो चुकी थी और राधे जिस संध्या का नाम ले रहा था उसका कुछ पता नहीं था। पुलिस जल्द से जल्द बेला के कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती थी, लेकिन अभी उनके सामने एक और डरावना सच आना बाकी था। मैडम, 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 आप लोग नीचे जाइए। कर दे, दरवाजा तोड़ा। किरण मैडम ने 2 दिन से दूध की थैली नहीं उठाई और अंदर से कुछ बदबू आ रही थी। ये किरण मैडम इधर अकेली रहती थी? हाँ सर, अकेली रहती थी। अभी कुछ महीनों पहले यहाँ पे दिल्ली से शिफ्ट हुई है। आप कौन? मैं सुषमा, यही सोसाइटी में रहती हूँ। 2 दिन से बॉडी घर में पड़ी थी, कोई आता जाता नहीं? वैसे तो कोई आता जाता नहीं था, एक मेड आती थी। थी मतलब? अभी 1 महीना पहले उसने काम छोड़ दिया। क्यों? वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ होगा। क्या नाम था मेड का? सर बेला। हाँ सर, यही है। इसका भी मर्डर हो गया क्या? सर, आसपास में किधर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ठीक है, इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, मेरी बेटी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहती थी सर, बहुत तरक्की करना चाहती थी। वो इतनी दूर मुंबई आई थी दिल्ली छोड़कर। पहले तो बस दूर हुई थी हमसे और आप इतनी दूर हो गई कि बहुत दूर चली गई। पानी थैंक यू सर। उसका किसी के साथ झगड़ा, दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, थोड़ी आउटस्पोकन थी, कुछ गलत होते हुए देखती थी तो खुद को रोक नहीं पाती थी। अभी कुछ समय पहले अपनी मेड को लेकर परेशान थी। मेड बेला? हाँ जी सर। पापा थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी खूबसूरत लाइफ दी पापा। यहाँ लड़कियां प्यार तो क्या शादी तक अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। वो बेला जो मेरे यहाँ काम करती है पापा, मेरी हाउस हेल्प, उसके घर वालों ने इतना बुरा उसके साथ किया, मैं आपको बता तक नहीं सकती पापा। बेटा वो सब ठीक है, लेकिन तू वहां अकेली रहती है, तू दूसरों के मैटर में क्यों पड़ती है? मुझे तेरी फिक्र होती है। आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, इसीलिए ताकि मैं चुप बैठूं, वो भी गलत होता हुआ देखकर। लेकिन उसकी तो मौत हो गई, उसका किसी ने खून कर दिया। हो सकता है जिसने बेला का खून किया उसी ने किरण का खून किया हो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरा मतलब कोई ऐसा क्यों करेगा? गुंजन कहाँ है? उसको सामान लेने भेजा है। हम सरपंच के खिलाफ पुलिस में शिकायत तो कर रहे, लेकिन मेरे को बहुत डर लग रहा है। उन लोगों ने हमारी बच्ची के साथ जो किया है ना, उसकी सजा तो मैं उनको दिलवा के रहूंगा। ये तो राधे और शोभा है। इनका ऐसा वीडियो किसने बनाया? हमको कुछ पता नहीं है साहब, वो लोग कौन थे? क्या
हुआ क्या था? साहब हम लोग घर में ही थे, 2 लोग आए और हमको बहुत मारे साहब, मुंह काला के नंगा के बहुत मारे सब इधर। और अब इस बार भी हमारे पास नहीं आए। ऐसा क्यों करते आप लोग? क्या करते हैं आप लोगों के पास आकर? हमारी बेटी को मारा, क्या किया आप लोगों ने? हमें तो इसी बात की सजा मिली है ना, हम लोग आपके पास आकर पंचों की शिकायत की। अगर आप लोगों के पास आते ना तो देव जाने मेरे गुंजन के साथ क्या क्या करते हैं वो लोग। तो तुमको क्या लगता है ये सब कुछ पंचों ने किया? उसके बारे में हम कैसे बोलेंगे साहब, वो तो पता करना आपका काम है। कि तुम्हारी बेटी बेला किरण के पास काम करती थी ना? हाँ सर, किरण मैडम बड़े अच्छे हैं साहब, वो इधर घर पे भी आई थी बेला का हालचाल पूछने। अभी उसको क्या बोलते हैं साहब? किरण अच्छी थी तो उसका भी मर्डर हुआ। चलो समझ लेते बेला को इन पंचों ने मारा, लेकिन किरण को क्यों मारे? हमको कुछ नहीं मालूम साहब, वो पूछताछ कर रही थी ना साहब, इतना ही मालूम है हमको। सर, किरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मौत 12 तारीख को हुई और उसे भी गला दबा के ही मारा गया। 12 तारीख मतलब जिस दिन बेला का मर्डर हुआ उसी दिन किरण का मर्डर हुआ? जी सर, तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 12 तारीख की सुबह उसने बेला को कई बार फोन किया। कि बेला और किरण के मौत का कनेक्शन क्या है? आखिर इन दोनों को कोई क्यों मारेगा? प्रताप, एक काम करो, ये जो वीडियो वायरल हुआ है, मुझे लगता है ये सरपंच के साथ जो 2 फंटर रहते हैं ना, उन्होंने ये कांड किया है। हेलो, ठीक है, मुझे एड्रेस भेज दो। अच्छा, संध्या के फ़ोन नंबर से उसका एड्रेस मिल गया। सुनिए जी, ये संध्या कहाँ रहती है? मैं ही संध्या हूँ, बोलिए। हमें तुम्हारे बिरादरी के सरपंच के बारे में बात करनी है। साहब आप इधर क्यों आए? आप चले जाओ, मेरा पति घर पे अगर वो सुन लेगा तो मुझे छोड़ देगा साहब। आप इधर आइए। तुम बेला को जानती थी? देखो, बेला का खून हो गया, उसके बाद बारी बारी सभी सरपंचों ने उसके साथ बलात्कार किया और हमें शक है कि उन्होंने ही उसका खून भी कर दिया। संध्या, तुम्हारे साथ क्या हुआ? निकाल, मैं बोल रहा हूँ ना। तुम्हें कोर्ट में गवाही देनी चाहिए। साहब देखो, मैंने जो भी बताया वो मैं कोर्ट में नहीं बोलेगी। जो हुआ वो मेरा बीता हुआ कल था, उसके लिए मैं मेरा आज खराब नहीं कर सकती। हाथ जोड़ती हूँ साहब, आप लोग जाओ, हाथ जोड़ती हूँ साहब। हेलो सर, राधे सही कह रहा था, मेरी संध्या से बात हुई, उसके साथ भी वही सब कुछ हुआ है, लेकिन वो कोर्ट में गवाही देने से इनकार कर रही है। ठीक है, मुझे हॉस्पिटल से फोन आया था, कुंदन को होश आया है, वहीं आके मिलो। इसकी कंडीशन अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, प्लीज थोड़ा जल्दी करें। कुंदन, क्या हुआ था बेला के साथ? पता नहीं। बेला कैसी है? बेला भी इस दुनिया में नहीं रही, उसका किसी ने खून कर दिया। देखो, अगर तुम चाहते हो बेला को न्याय मिले तो तुम्हें सरपंच और बाकी लोगों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी होगी। इसका स्टेटमेंट ले लो और पंचों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालो। सर, अरे छोड़ दो। ये साहब बोल रहा हूँ, ये सही नहीं कर रहे। तेरे जैसा घटिया इंसान जब सही गलत की भाषा करता ना, अच्छा नहीं लगता। इसका डीएनए बेला के फिटनेस से मैच करवा। चल। अरे छोड़ मेरे को। सर, किरण के घर के पास वाला जो चाय वाला था पिछले 2 दिनों से गायब है। तो सुनने में आया कि जब से किरण का खून हुआ है तब से वो परेशान था। उसके साथ किरण और बेला का झगड़ा भी हुआ था सर। उसका फोटो तो नहीं है सर, उसका नंबर मिला है मुझे। जरा चेक करा, उठे यार। सर, नंबर बोल। सर,
प्रजापति, रमाकांत और सुरेंद्र, इन तीनों पंचों की डीएनए रिपोर्ट आ गई। किसी का भी डीएनए फीटस के साथ परफेक्ट मैच नहीं है। कुंदन का डीएनए मैच होता है? सर, कुंदन का भी मैच नहीं होता, लेकिन सर एक आदमी है जिसका डीएनए 50% मैच हो रहा है। कौन है? प्रजापति। उसका कोई भाई है? नहीं सर, उसका एक ही बेटा है, किशोर। उठा के लाओ उसको। सर। साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब। तेरा कोई चाचा है? नहीं साहब। तेरे बाप का बाहर लफड़ा जिसकी वजह से तेरे को सौतेला भाई? नहीं तो। नहीं ना? बेला के पेट में जो बच्चा था ना, उसका डीएनए तेरे बाप से 50% मैच हुआ है। तेरा चाचा नहीं, तेरा सौतेला भाई नहीं। इसका मतलब बेला के पेट में जो बच्चा है वो तेरा ही। नहीं साहब, वो हम दोनों की शादी होने वाली थी साहब, तो वो अपनी मर्जी से मेरे साथ सोई थी। बेला के पेट में तेरा ही बच्चा था। बेला दूसरे से प्यार करती थी, तेरे साथ कैसे आएगी रे सोने को? तूने मारा है ना? देख, तूने बेला का रेप किया, बेला के पेट में तेरा बच्चा था। ये बात किरण को पता चली। किरण तेरे पीछे लगी बेला से शादी करने के लिए। तेरे को शादी नहीं करनी थी, इसलिए तूने बेला और किरण दोनों को मार दिया। हाँ? नहीं साहब, मुझे तो मालूम भी नहीं इस सब के बारे में साहब। तू ऐसा नहीं बोलेगा, तू तेरे बाप का ही बेटा। ये जब सच बोलना शुरू करे तब तुम मारना बंद करना। सर, राधे और शोभा की वीडियो का सोर्स मिल गया। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वाह, नए कपड़े। होली आ रही है ना। मेरे कपड़े आपसे ज्यादा सुंदर है। तुम्हारे कपड़े ज्यादा सुंदर होंगे ही ना। अब मेरी बहन भी तो कितनी सुंदर है। गुंजन। पापा। नहीं बेटा। पापा, अब मुझे कौन कहेगा कि मेरी बहन सबसे अच्छी है? और पापा। इंस्पेक्टर साहब, आप तुम्हारा और तुम्हारे पत्नी का जो वीडियो वायरल हुआ था वो तुम्हारे मोबाइल से हुआ था। क्या मिला तुम्हें? खुद को और तुम्हारे पत्नी को जलील करके। तो क्या करता साहब? मैं क्या करता? आप तो उस सरपंच और उसके चमचों को पकड़ नहीं पा रहे, तो मैंने सोचा मैं ही कुछ कर लेता हूँ। हाँ, मैंने दिए थे अपने दोस्त को पैसे वीडियो बनाने के लिए। ये गैर कानूनी है और तुमने बहुत गलत किया है। आप लोग तो हमें न्याय नहीं दिलवा सकते ना, उल्टा हमें ही कानून बता रहे। तो किस्सा ही खत्म कर देते हैं। उन्हें तो सजा नहीं दे सकते ना, लेकिन मैं अपनी जान जरूर दे सकती। अरे शोभा, ऐसा मत कर शोभा। इंस्पेक्टर साहब, अरे रोक, अरे घोड़ा था वाला, अरे कर दो। तुम्हारी आई की तबीयत कैसी है अभी? पहले से ठीक है साहब, पर साहब मेरे आई बाबा ने ना कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। वो तो बस न्याय चाहते थे। मेरे बाबा ने ये वीडियो सिर्फ इसी के लिए बनाया था। साहब, सही में उनकी कोई भी गलती नहीं है इसके अंदर। सर, हेलो, गुड सर, उस चाय वाले का पता चल गया। लेके आओ उसको। साहब, साहब सुनो ना साहब। बेला को क्यों मारा? अपन ने किसी को मारा साहब? तूने मारा है। बेला को चाहता था ना तू? हाँ, किरण ने तेरे को डांटा था। क्या कर रहे हो भैया? सॉरी हो। क्या सॉरी? किसी लग गया। तू चल बे पुलिस स्टेशन। दीदी छोड़िए ना, क्या दिक्कत है? चल निकल जाओ भैया। तो इसलिए तूने दोनों को भी मार दिया? नहीं साहब, साहब अपन बेला को चाहता था, ये बात सच है। अपना किरण के साथ झगड़ा भी हुआ था साहब, लेकिन अपन ने किसी को नहीं मारा साहब। तू झूठ बोल रहा है। किशोर के मोबाईल में ये व्हिडिओ मिला। घेऊन जा, तोड़ा याला। प्रताप, ये तो बेला के रेप का वीडियो है। बोलना कैसे आया? बोलना कैसे आया? बोल। रेप किया था ना, उसके साथ रेप किया था ना तूने। तेरा डीएनए बेला के पेट में जो फीटस था ना, उससे तेरा डीएनए मैच हो रहा है। किया था तूने रेप? सब बेला के साथ रेप कर रहे थे। साहब देखो, मत मारो साहब, मत मारो साहब, मत मारो साहब।
साहब देखो हमने कुछ नहीं किया है, पहले बोल रहा हूँ मैं। तेरे बेटे ने हमको सबूत दिया है, समझा ना, तुम्हारे हैवानियत का। तुम लोगों ने जो बेला के साथ रेप किया था उसका वीडियो शूटिंग है हमारे पास। तुमने उसका रेप किया, बाद में उसको मार दिया, और ये बात किरण को पता चली थी। वो किरण तुम्हारे काले करतूतों का चिट्ठा हमारे सामने पड़ने वाली थी, इसलिए तुमने किरण को भी मार दिया। नहीं, हमने कुछ नहीं किया साहब। जब तक सच नहीं बोलते तो मारते रहो। देखिए साहब, हमने कुछ नहीं किया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, कर दो, नंतर कर दो। हाँ सर, वो लोग कुछ भी मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि कोई रेप हुआ ही नहीं। उन्होंने बेला से शादी की थी और उसके साथ सुहागरात मनाई थी। ना वो किसी मर्डर के बारे में जानते और ना किसी किरण को पहचान। अरे मर्डर्स हुए तो किसी ने तो खून किया होगा। इस केस की हर डिटेल मुझे चाहिए, बारीक से बारीक चीज खंगालो। सर, हॉस्पिटल के बाहर के सीसीटीवी कैमरा में बेला नजर आई। सर ये देखिए। मतलब मरने से पहले ये हॉस्पिटल गई और बाद में घर के पास गई। लेकिन सर एक बात है, ये देखिए, वो हॉस्पिटल के बाहर तक गई लेकिन वहीं से वापस लौट गई। देखो, ये रिक्शा से उतरी, पीछे पलट के इसने किसी को देखा और फिर से रिक्शा में बैठ गई। मतलब इसका कोई पीछा कर रहा था, और जो उसका पीछा कर रहा था शायद उसी ने उसको मार दिया। ये रिक्शा किसका पता करो, उसको लेके आओ। सर। हाँ साहब, ये लड़की बैठी थी ऑटो में, वो बोली मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। जब मैं उसे हॉस्पिटल लेने गया और डर के मारे वापस ऑटो में बैठी, मुझे बोली मुझे वहाँ छोड़ दो जहाँ से लेकर आए थे। तुमने देखा ऑटो में कौन था? हाँ सर, जब मैं उसे छोड़ने गया तो पीछे से एक रिक्शा आ रही थी, तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी, तो मैंने उतर के देखा तो एक आदमी निकल गया था। फोटो देखो, इनमें से कौन था? नहीं सर। हाँ साहब, ये था। तुमने अपनी बेटी को मारा, क्यों? मेरी बेटी तो उसी दिन मर गई थी साहब, जिस दिन उन पापियों ने उसके साथ बलात्कार किया था। और उन लोगों को फंसाने की कोशिश की तो क्या करता साहब? साहब, किरण ने बेला से कहा था कि वो बेला की खबर न्यूज में चलाएगी। मैंने सोचा कि वैसे ही इतनी बदनामी हुई है, और बदनामी होगी तो गुंजन का हाथ थामने आगे कोई नहीं आया। ये सब मैंने अपनी छोटी बेटी गुंजन के लिए किया है साहब। अगर तुम पे अन्याय हो रहा था तो हमारे पास आते, हमसे मदद मांगते, लेकिन नहीं, तुमने इज्जत और समाज के नाम पे अपनी बेटी और किरण को मारा है। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूंगा। प्रजापति सुरेंद्र, रमाकांत और किशोर को बेला के साथ बलात्कार की सजा मिली और राधे को बेला और किरण के खून की। पंचों ने मिलकर बेला के साथ दुष्कर्म किया और एक पिता होने के नाते राधे का गुस्सा अपनी जगह वाजिब था, लेकिन पंचों को सजा दिलवाने के लिए जो रास्ता उसने चुना था वो अकल्पनीय था, अपराध था, गलत था। हमें इस केस से यह सबक मिलता है कि अंधविश्वास और समाज की दकियानूसी और अमानवीय प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाने से ही परिवर्तन होगा, ना कि समाज द्वारा बहिष्कृत किए जाने के डर से उनके सामने सर झुका लेने से। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।